चलिए तो स्टार्ट करें। आज जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं वो क्या है, हमारी बाजरा की डिजीज। ठीक है, बाजरा जो है क्रॉप वो हम कंप्लीट वैसे तो कर चुके हैं, बाजरा की सारी चीजें हमने पढ़ भी ली, और वहीं पर हमने बात करी थी कि इसके अंदर जो डिजीजेज हो रही है वो मेनली कौन कौन सी है बेटा। एक तो है हमारी डाउनी मिल्ड्यू और दूसरी कौन सी है, हमारी अर्गट है। ठीक है, यही बात करी थी। तो आज हम उसी के बारे में जो है वो डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है या ये जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक एग्जाम में अभी तक का सबसे ज्यादा पूछा गया टॉपिक है। ठीक है, सबसे ज्यादा जेट के हिसाब से पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान के अंदर बाजरा है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो उसकी डिजीज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। चलिए सबसे पहले हम बात करें बेटा इसके लिए कि बाजरा की कुछ खास बातें। पहला बॉटनिकल नेम हमने देख लिया, सीजन जो है वो हमने जान लिया किस में ग्रो करते हैं, खरीफ में। बाकी चारे के लिए ग्रो करना चाहो तो आप रबी में भी कर सकते हो, बाकी सीड के लिए खरीफ में करेंगे। फैट कंटेंट जो है बेटा वो कितना था, 5%। ठीक है, विच इज मैक्सिमम इन सीरियल क्रॉप्स। पहली जो हाइब्रिड वेराइटी थी वो HB1। मोस्ट डैमेजिंग इंसेक्ट कौन सा है, सॉर्गम शूट फ्लाई, वो एक ही बात करी। और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव जो इसका हमारा डिजीज है बेटा वो कौन सा है, डाउनी मिल्ड्यू। कौन सा है, डाउनी मिल्ड्यू, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर हमको पूरी क्रॉप अब रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो है वो पिछली लेक्चर के अंदर ही हमारी जो पूरी क्रॉप है वो हमने कंप्लीट करी है ना। बाकी अगर हमने क्रॉप नहीं पढ़ी होती तो हमको क्रॉप का इंट्रोडक्शन समझने में थोड़ी दिक्कत आती, बट अब हमारी क्रॉप्स जो है वो पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सीधा डिजीज की बात कर ले। तो सबसे पहले तो इसकी जो डिजीज है बेटा वो कौन सी है, डाउनी मिल्ड्यू। कौन सी है, डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू का जो मतलब है पहले समझ ले। डाउन का मतलब क्या है बेटा, नीचे, और मिल्ड्यू का मतलब होता है फंगल ग्रोथ। क्या मतलब है, फंगल ग्रोथ। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारी फंजाई है वो कहां पर मिलेगी, ऑन लोअर साइड ऑफ लीफ। कहां पे मिलेगी बेटा, लीफ की लोअर साइड पे हमें हमारी जो फंजाई है वो मिलेगी। इसको हम क्या कहेंगे, डाउनी मिल्ड्यू कहेंगे। इसका सिंपल जो डिक्शनरी मीनिंग है वो यही है। अब इसके लिए कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो पहले देख लें। पहली चीज कि इसको डिस्कवर किसने किया था, सबसे पहले इंडिया में इसका पता किसने लगाया, तो किसने लगाया था बेटा, EJ बटलर ने। किसने पता लगाया, और EJ बटलर को हम क्या कहते हैं बेटा, फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में प्लांट पैथोलॉजी का फादर किसको कहते हैं बेटा, एंटोन डी बेरी को। किसको कहेंगे, एंटोन डी बेरी को हमने कहा था। नेक्स्ट बात करें कि ये जो डिजीज है उसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो हमने जो दो नाम इसको दिए हैं, एक तो कौन सा है इसके अंदर, ग्रीन ईयर डिजीज। कौन सी बेटा, मतलब जो हमारे ईयर है, या फिर हम इनको कह सकते हैं इनफ्लोरेसेंस। क्या कहेंगे बेटा, इनफ्लोरेसेंस। तो ये जो इनफ्लोरेसेंस, या फिर आप इसको फ्लावर भी कह सकते हैं, तो इसका जो इनफ्लोरेसेंस है जहां पर इसके सीड बनने वाले हैं वो कैसा दिखता है बेटा, हमको ग्रीन दिखता है। कैसा दिखता है, ग्रीन। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन ईयर डिजीज कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो नाम है बेटा वो क्या है, जोगिया डिजीज। क्या कहा है इसको हमने, जोगिया डिजीज। अब एक बात बताओ, जोगी किसको कहते हैं, योगी, जोगी किसको कहा जाता है, साधु संतों को। ठीक है, साधु संतों के पास क्या होता है, ज्ञान होता है। इसके अलावा क्या होता है, बस कपड़े होते हैं। इसके अलावा कोई उनके पास बड़े बंगले या बड़ी जमीन जायदाद होती है क्या, नहीं होती। पहले नहीं हुआ करती थी, आजकल का पता नहीं, लेकिन नहीं होती है नॉर्मली। ठीक है, वो बड़े सीधे साधे लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं है। तो इसी से हमें याद रखना है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, जोगिया डिजीज कहते हैं। मतलब हमारे प्लांट के पास कुछ नहीं रहता है। ठीक है, प्लांट के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बननी है, सीड बनने हैं। अब सीड नहीं बनते हैं, उसकी जगह पर कुछ और बन जाता है, तो सीड ही नहीं है तो क्या, वो भी बिल्कुल जोगी की तरह हो गया, है ना। यही बात हुई, इसीलिए हमने क्या कहा बेटा, इसको जोगिया डिजीज कहा। क्या कहा, और दूसरा नाम क्या दिया बेटा, इसको ग्रीन ईयर डिजीज हमने नाम दिया है। ओके, ये तो इसके सिर्फ नाम है, ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला जो नाम है बेटा वो कौन सा है, ग्रीन ईयर डिजीज। क्योंकि कई बार सीधा पूछ लेता है,
द कॉजल ऑर्गेनिज्म या द पैथोजन ऑफ ग्रीन ईयर डिजीज इज, और हम ये सोचते रहते हैं ग्रीन ईयर डिजीज तो पढ़ी नहीं, ठीक है, तो किसको कहेंगे, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा को ही ग्रीन ईयर डिजीज कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बेटा इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म या फिर हम कह सकते हैं जिसको पैथोजन, क्या कहेंगे, पैथोजन, ठीक है। तो इसका पैथोजन कौन है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, कौन है बेटा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, जो बेसिकली क्या है, एक फंजाई है, क्या है बेटा, फंजाई, ओके। आपके जितने भी कॉजल ऑर्गेनिज्म अब आएंगे, पैथोजन अब आएंगे, उसके लिए आपको कुछ चीजें प्रिपेयर करनी है, आपकी जो रिवीजन कॉपी है उसके लिए चीजें आपको प्रिपेयर करनी है, तो आप पेज के ऊपर लिखना चाहो लिख लो, आपको क्या टेबल प्रिपेयर करके लानी है जो याद करने में आपको हेल्प करेगी। पहला कॉलम जो है बेटा वो किसका बनाना है आपको, पैथोजन का, किसका बनाना है, पैथोजन का, ठीक है, जिसके अंदर क्या आएगा, आपके पैथोजन का नाम आ जाएगा कि जो पैथोजन है उसका नाम क्या है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर पैथोजन नहीं, सबसे पहले हम बात कर ले बेटा इसको उसी तरह से स्टार्ट करें, सबसे पहले हम बात करेंगे क्रॉप की, क्या लिखेंगे, क्रॉप, ठीक है। क्रॉप के बाद सेकंड कॉलम बनाएंगे किसका, डिजीज का, किसका बनाएंगे, डिजीज, डिजीज के बाद थर्ड हम बनाएंगे किसका, पैथोजन का, किसका, पैथोजन, और फोर्थ हम बनाएंगे बेटा पैथोजन के नेम का, पैथोजन में क्या लिखना है कि वो फंजाई है या बैक्टीरिया है या वायरस है वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद उसका नेम लिखना है फोर्थ कॉलम में, साथ में लिखने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, मुझे पता है गड़बड़ हो जाती है कई बार, इसीलिए आप अलग लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, जब आप ये टेबल बना लोगे और 3-4 बार अगर रिवाइज कर लोगे ना, ठीक है, तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा कौन सा बैक्टीरिया कौन सा फंजाई है, ठीक है। और वैसे तो याद करने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि होगी, बट हमारा जो पैटर्न है वो यही रहे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। पैथोजन का किसका नेम आएगा बेटा, पैथोजन का नेम आएगा, ठीक है। इधर पैथोजन आ गया कि वो फंजाई था, बैक्टीरिया था, फाइटोप्लाज्मा था, क्या चीज थी, उसके आगे उसका क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक छोटे से कॉलम में हम क्या कर देंगे, इसके सिम्टम्स लिख देंगे, क्या लिख देंगे बेटा, और लास्ट हम लिखेंगे इसका कंट्रोल, ठीक है। इस तरह से पेज पर आप इसको बना ले, 2 पेज जो है वो आपको लगेंगे पूरे, ठीक है। तो कॉपी के जो 2 पेज है उसके साइड में लिखे और पूरा एक बड़ा कॉलम बना ले, एक पेज के अंदर आपकी सारी की सारी डिजीज जो है वो आना वैसे तो मुश्किल है, बट फिर भी जहां तक है आ जाएगी, ओके। आप जितनी भी डिजीज पढ़ेंगे सबका लिख दो, चाहे आप एग्रो में पढ़ रहे हो, चाहे हॉर्टिकल्चर में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, उन सभी के लिए ये टेबल जो है वो बना लो, ओके। जैसे बाजरा पढ़ रहे हैं तो बाजरा हो गया, डिजीज है डाउनी मिल्ड्यू, पैथोजन क्या है, फंजाई, नेम क्या है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, सिम्टम्स के अंदर क्या लिखना है, डाउनी मिल्ड्यू स्टेज और ग्रीन ईयर स्टेज, बस 2 वर्ड लिखने और कुछ नहीं लिखना, तुम अपने आप समझ जाओगे ग्रीन ईयर स्टेज का मतलब क्या है, ठीक है। कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल के अंदर आप सिर्फ केमिकल कंट्रोल लिखो, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ केमिकल कंट्रोल, ओके। इसका केमिकल कंट्रोल आएगा तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो हमारी ट्रिक है MMR, ठीक है, MMR, ठीक है, वो आएगी जब हम समझेंगे उसके अंदर। इस तरह से टेबल जो है वो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा, इसके अंदर हमारे स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला जो है, ये जो हमारी फंजाई है उसके लिए कुछ स्पेशल चीजें हमको देखनी है। आप जितनी भी डिजीज देखोगे, जितनी भी डिजीज पढ़ोगे, ठीक है, जो फंजाई से होने वाली है उसके लिए एक तो हमको याद होना चाहिए उसका नाम, दूसरा पता होना चाहिए कि वो कौन से क्लास से बिलोंग करती है, वेदर इट इज ओमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स, बसिडियोमाइसीड्स या ड्यूटेरोमाइसीड्स, ठीक है, चारों में से कोई एक होगी। और इसमें से भी ज्यादातर जो आएगी बेटा वो आपकी आएगी एस्कोमाइसीड्स की, ठीक है। 2 है वो ओमाइसीड्स की है, 2 है जो ड्यूटेरोमाइसीड्स की है, 1 या 2 है जो बसिडियोमाइसीड्स की, बाकी सब एस्कोमाइसीड्स की है, ठीक है। तो वो भी शायद याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगा जब हम डिजीज पढ़ेंगे। और वो स्पोर कौन सा बनाएगी वो तो तुम जानते ही हो, ओमाइसीड से तो ओस्पोर, एस्कोमाइसीड से तो एस्कोस्पोर, ठीक है, बसिडियोमाइसीड बसिडियोस्पोर और ड्यूटेरोमाइसीड से तो कोनिडिया, ठीक है। और कोनिडिया सभी बना सकते हैं,
ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कॉनिडिया सिर्फ ड्यूटेरोमाइसीट्स बनाएगी, ठीक है, सभी बना सकते हैं, सेक्सुअल स्पोर है हमारा, ठीक है। तो चलिए, और लास्ट हमें बात करनी है नेचर की, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। हमें क्या पढ़ना है, उनका नेचर, मीन्स उनका नेचर कैसा है, वो कहां से अपना इन्फेक्शन जो है वो कॉज करती है, ठीक है। जैसे अभी हमारी जो नई क्रॉप हम लगा रहे हैं वो अभी कैसी है, हेल्दी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर हमारी फंजाई का इन्फेक्शन कहां से होगा, उसके बेसिस पे हम बात करेंगे उसके नेचर की कि ये कैसी है, ओके। कुछ होंगी जो कैसी है बेटा, सॉइल बोर्न, मतलब उसका इन्फेक्शन कहां से होगा, सॉइल से होगा। कुछ होगी सीड बोर्न, मतलब उसका इन्फेक्शन कहां से होगा नए प्लांट में, उसी के सीड से होगा। और कुछ होंगी जो क्या होगी बेटा, सॉइल बोर्न भी होगी और सीड बोर्न भी होगी। और लास्ट हमारे पास जो आएगी वो कौन सी होगी, एयर बोर्न, कौन सी, और एक आएगी जो कैसी होगी, वाटर बोर्न होगी। इसके अलावा कुछ भी हमें याद नहीं रखना, चार चीजें याद रखनी है, सॉइल बोर्न, वाटर बोर्न, एयर बोर्न और सीड बोर्न, चार जो हमारे पास नेचर है ये आएंगे, इसके अलावा कोई दूसरा नेचर नहीं आएगा। और ज्यादातर जो है वो कैसी होती है, सॉइल बोर्न होती है, ओके। एक हमारी जो फंजाई है वो वाटर बोर्न है और दो फंजाई है वो सॉइल बोर्न है, इसके अलावा सब जो है वो सारी की सारी या तो सीड या सॉइल बोर्न होगी, ठीक है। और उसके अंदर भी दो तीन ऐसी है जो सीड बोर्न हो ही नहीं सकती, वो सॉइल बोर्न है, बाकी सब के सब जो सीड और सॉइल बोर्न होगी सारी हमारे सामने आ जाएगी। बस ये कैरेक्टर्स हमको पढ़ने हैं। तो हम बात करें बेटा हमारी जो स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला है इसके नेचर की, तो ये कैसी है बेटा, सीड एंड सॉइल बोर्न फंजाई है, मतलब इसका इन्फेक्शन किसके थ्रू होगा, सीड के थ्रू या फिर सॉइल के थ्रू, दोनों के थ्रू इसका इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ओके। लेकिन हमारे लिए ये एग्जाम के अंदर कंफ्यूजिंग तब हो जाता है जब हमारे पास दोनों ऑप्शन अलग अलग आ गए, ठीक है। मान लो आपसे पूछ लिया स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला या फिर डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा इज अ टाइप ऑफ, आप कहें सीड बोर्न डिजीज, सेकंड दे दिया सॉइल बोर्न डिजीज, थर्ड दे दिया वाटर बोर्न और फोर्थ दे दिया एयर बोर्न, तो क्या करोगे, कंफ्यूजन हो गया ना, ठीक है। तो उसके लिए हमें याद रखना बेटा ये मेनली क्या होती है, सीड बोर्न नहीं, मेनली क्या होती है बेटा, सॉइल बोर्न होती है, कैसी होती है, सॉइल बोर्न होती है, ओके। सीड बोर्न नहीं होगी, मेनली कैसी होगी, सॉइल बोर्न होगी, मतलब इसका इन्फेक्शन सॉइल से स्टार्ट होगा। और सॉइल के अंदर ऐसी क्या चीज है जिस पर हमारी ये फंजाई रह सकती है, ये कॉमन सेंस की बात है। सॉइल में ऐसी क्या चीज है जिस पर हमारी ये फंजाई है वो जिंदा रह सकती है, वेरी गुड, क्रॉप रेसिड्यू। हम बाजरा को काटेंगे तो क्या आप एक तिनका भी नहीं छोड़ोगे खेत में, सब साफ करके ले जाओगे, छान छान के ले जाओगे, नहीं, वो वहां पर उसके डंठल भी रह जाएंगे, कोई सीड हो गया सीड भी रह गए वहां पे, वो जमीन में चल जाएंगे। तो वही जो है हमारा क्रॉप रेसिड्यू वो इनके लिए एक होम का कार्य करता है, घर का कार्य करता है, और जब तक आप अगली क्रॉप नहीं लगा देते तब तक ये यहां पर रहती है, ठीक है। तो ये किस पर रहेगी बेटा, सॉइल बॉन्ड रहती है, लेकिन किसके ऊपर, ऑन क्रॉप रेसिड्यूज, ठीक है। तो ये क्रॉप रेसिड्यूज के ऊपर एज सॉइल बॉन्ड जो है वो रहती है, और जैसे ही आप नेक्स्ट ईयर के अंदर क्रॉप लगाओगे ये वापस उसके अंदर इंफेक्शन कॉज कर देंगी। कोई डाउट रहा बेटा इसके अंदर, नहीं, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा क्लास की, तो इसकी क्लास कौन सी है, oomaicids या फिर फाइकोमाइसिड्स, कौन सी क्लास है बेटा, oomaicids या फाइकोमाइसिड्स, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। oomaicids की फंजाई जो है उसका स्पेशल कैरेक्टर कौन बताएगा, oomaicids की फंजाई का स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है, वेरी गुड। पहला पॉइंट क्या है हमारा कि इसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है बेटा, सेल्यूलोज की, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज। और दूसरा पॉइंट क्या है, नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो तीनों के अंदर है तो स्पेशल तो हुआ नहीं। और क्या चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है किससे, माइसीलियम से रिलेटेड है, वेरी गुड। कैसा होता है बेटा, असेप्टेट, या फिर हम उसको कह सकते हैं सीनोसाइट, क्या बोल सकते हैं बेटा,
सिनोसाइटिक कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो माइसीलियम है वो कैसा होता है बेटा, असेप्टेट या सिनोसाइटिक होता है, मतलब उसके अंदर कोई क्रॉस वॉल्स या फिर सेल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी। क्लियर है चीज, हमको पता है ये चीज, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा, इसके अंदर ये जो स्पोर बनाएगी वो कौन से होंगे, ऊस्पोर ही होंगे, तो होंगे ना, ओमाइसीड्स की फंजाई है तो क्या बनाएगी, ऊस्पोर बनाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा, इसके अंदर हमारे इस डिजीज के सिम्टम्स की, कि हमें क्या क्या सिम्टम्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो सिम्टम्स का मतलब क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। ठीक है, लक्षण हमें दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, आप अपने दोस्त के साथ समोसा खाने गए, तुमने एक खाया, उसने 2 समोसे खा लिए, तुमने कहा कोई बात नहीं, लास्ट में कहा कि पैसे दे दो, तो उसने कहा मैं तो पर्स ही नहीं लाया, तो तुम क्या कहोगे, दिखा दिए अपने लक्षण तुमने, यही है तुम्हारे लक्षण, यही बात। तो लक्षण क्या है बेटा, विच अपीयर टू अस। ठीक है, जो हमको बाहर दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, हमारे सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, दूसरे वर्ड्स के अंदर हम सिम्टम्स को क्या कह सकते हैं बेटा, द चेंजेस inside the plant which occur in response of पैथोजन। ठीक है, मतलब पैथोजन का अटैक हुआ है तो प्लांट उसको कैसे शो करेगा, वो चेंजेस क्या कहलाते हैं, सिम्टम्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे बेटा, सिम्टम्स। ठीक है, आपको क्या हुआ, वायरल इंफेक्शन हुआ, कैसे पता लगेगा, खांसी होगी, बुखार आ जाएगा, जुकाम होगा। ठीक है, तो ये क्या है, सिम्टम्स है, किसकी वजह से हो रहे हैं बेटा, पैथोजन की वजह से हो रहे हैं। लेकिन ये कहां है, आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, है ना। जैसे आप बात करेंगे कि क्लोरोसिस हो गया, क्लोरोफिल जो है खत्म हो गया, तो हम कहेंगे कि हो सकता है कोई पैथोजन अटैक हो, या नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई हो, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्लांट शो कर रहा है खुद को कि देखो मेरे को, देखो मुझे, मेरी पत्तियां पीली पड़ रही है, कुछ करो। ठीक है, तो ये क्या है, वो चेंजेस हैं जो प्लांट के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसके अंदर हम बात करें बेटा जब सिम्टम्स की, तो हमने मेनली कितनी स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है, 2 स्टेजेस में। कितनी स्टेजेस में, 2 स्टेजेस में। पहली जो स्टेज है बेटा वो कौन सी है, डाउनी मिल्ड्यू स्टेज, और दूसरी जो स्टेज आती है बेटा वो कौन सी है, ग्रीन ईयर स्टेज। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना है कि डाउनी मिल्ड्यू जो हमारी बाजरा की है उसकी 2 स्टेजेस है, डाउनी मिल्ड्यू स्टेज और ग्रीन ईयर स्टेज। ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू का मतलब जो है वो हमने अभी समझ लिया था कि जो लीफ की लोअर साइड है वहां पर कॉटनी ग्रोथ जो है वो मिलेगी। ठीक है, अब बात कर ले इसके अंदर क्या क्या चीजें जो है हो रही है बेटा, कि ये जो डाउनी मिल्ड्यू स्टेज है वो कब दिखाई देती है, सबसे पहली चीज ये अपीयर कब होंगे सिम्टम्स, एट द टाइम ऑफ नर्सरी स्टेज। मतलब हमारा जो प्लांट है वो कैसा है, बिल्कुल छोटा है, लगभग हम कह सकते हैं एट द एज ऑफ अबाउट 1 मंथ। ठीक है, जब ये 1 से 1.5 मंथ का होगा, लगभग 1 महीने का हो जाएगा, उसके आसपास हमको इसके सिम्टम्स जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है, और बात करें कि इस सिम्टम्स के अंदर क्या चीज हमको दिखेगी, तो आप इसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं बेटा, वेजिटेटिव ग्रोथ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एट द टाइम ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ। ठीक है, वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम पे दिखेंगे। ओके, सेकंड बात करें बेटा तो क्या है इसके अंदर, सिम्टम्स जो है वो मेनली कहां अपीयर होते हैं, ऑन द लीव्स। कहां अपीयर होंगे, लीव्स पर, क्योंकि इसके अलावा और कुछ बना ही नहीं। 1 महीने का प्लांट है, क्या उसमें फ्लावर निकल जाएगा, नहीं होगा, तो बची कौन, पत्तियां। तो इसीलिए पत्तियों पर, लीव्स पर इसके सिम्टम जो है वो दिखते हैं। क्या दिखाई देता बेटा, कॉटनी वाइट और ग्रेइश ग्रोथ ऑफ द फंजाई। कहां पर दिखेगी, ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीफ, मतलब हमारी जो पत्ती की निचली सतह है उसके ऊपर ऐसा लगेगा किसी ने कपास रख रखी है, थोड़ी थोड़ी सी, हल्की हल्की सी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉटनी ग्रोथ कहते हैं। क्या कहेंगे, कॉटनी ग्रोथ। कहां पर दिखेगी बेटा, लोअर साइड ऑफ द लीव्स। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम्स जो है, सिम्टम क्या है बेटा, इंटरवीनल क्लोरोसिस। क्या है, और इंटरवीनल क्लोरोसिस तुम जानते हो क्या मतलब है,
वेन्स पीली पड़ जाएगी या वेन्स के बीच में पीला पड़ जाएगा, क्या होगा? दोनों अलग चीजें। इंटरवीनल क्लोरोसिस में क्या होगा? बीच में पीला होगा। वेन्स कैसी रहेगी बेटा? हरी रहेगी, ग्रीन रहेगी, बट वेन्स के बीच में जो है वो हमें येलो कलर दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बेटा, अगर इंटरवीनल क्लोरोसिस हो गया, सिंपल मान लो क्लोरोसिस हो गया, तो क्या फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा, कम होगा? कम हो जाएगा, है ना। तो फोटोसिंथेसिस क्या हो गया? कम हो गया। और प्लांट जो है वो ग्रोथ करेगा क्या अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो? करेगा? नहीं करेगा। फोटोसिंथेसिस से क्या बन रहा है? फूड बन रहा है। तुम्हें फूड मत दो, तुम्हें खाना मत दो, क्या तुम पढ़ने आओगे कल से? नहीं आओगे, है ना। तो इसीलिए हमारे प्लांट को भी फूड जो है वो नहीं मिल पाता और प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ठीक है, ये हमारे क्या है बेटा, इसके मेजर सिम्टम्स है। इसके अंदर जो सिम्टम आपको याद रखने हैं, एक तो पहला याद रखना है कि ये कौन सी स्टेज पर दिखता है बेटा? एट नर्सरी स्टेज या फिर अर्ली वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज। दूसरा आपको याद क्या रखना है बेटा कि इसके अंदर लीव्स की लोअर साइड पर हमें फंजाई की कॉटनी ग्रोथ जो है वो दिखाई देती है। बस 2 पॉइंट मेनली याद रखने हैं। ठीक है, लिखना चाहो लिख सकते हो, बट 2 पॉइंट जो है समझने तो सारे ही है, पर मेनली जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने वो सिर्फ 2 सिम्टम है, ज्यादा नहीं है। ओके, ऐसा नहीं कि आपसे यूं पूछ लेगा लॉस ऑफ फोटोसिंथेसिस किस में हो रहा है? सब में होता है, सारी डिजीज में होता है। ठीक है, अगर पूछ ले कि प्लांट किसके अंदर स्टंटेड रह जाएगा, तो सभी पूरी डिजीज के अंदर होगा जिसके अंदर क्लोरोफिल खत्म हो रहा है। ठीक है, तो वो कोई इसका बड़ा सिम्टम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा इसके अंदर। हाँ, अच्छा लिखना है क्या? लिख ले। हाँ बेटा, सैपलिंग और सीडलिंग। सैपलिंग जो है बेटा उसको हम जब यूज करते हैं तो मेनली हमारी जो फ्रूट क्रॉप्स जो है उनके लिए यूज किया जाता है सैपलिंग। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल के और उसको कुछ देर तक रखा भी रहने दे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? सैपलिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारी सीडलिंग है उसका मतलब है सीड से बनी हुई। ठीक है, उसको आप ज्यादा देर तक बाहर नहीं रख सकते हो, ये तो पहला डिफरेंस। दूसरा, सैपलिंग जो है बेटा उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप उसको सीड से लगाओ, आपने स्टेम कटिंग से लगाया है उसको आप सैपलिंग कह सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी को सीड से लगा रहे हो, जैसे आपने राइस की बात करी थी, तो हमने नर्सरी प्रिपेयर करी डपोक मेथड से, सारे के सारे सीड जो है वो हमने लगा दिए एक लेयर में, फिर मॉइस्चर रखा, तो अब जो बनेगी वो सैपलिंग नहीं हो सकती, वो क्या होगी? सीडलिंग, बिकॉज इट इज जर्मिनेटेड फ्रॉम द सीड्स। लेकिन आप जैसे रोज की बात करो या मैंगो की बात करो जिसके अंदर आप हार्डवुड कटिंग जो कर रहे हैं, ठीक है, या ग्रेप्स की बात कर लो, तो आप वहां पर सीड से ग्रो नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उसको स्टेम कटिंग कर रहे हैं, रूट कटिंग कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? मेनली सैपलिंग कहते हैं। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस जो है इनके बीच में होता है। और उनके अंदर जो रूट्स बनती है उसको आप एक्सपोज भी रखोगे थोड़ी देर के लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन सीडलिंग की जो रूट्स है उसको आपने थोड़ा सा भी एक्सपोज करके रखा तो हमारी सीडलिंग खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये मेन 2 डिफरेंस इसमें आते हैं। चलिए अगली बात करें बेटा, इसके सिम्टम्स कैसे दिख रहे हैं, तो देख लो ये जो हमारी लीफ है इसके अंदर आप देख सकते हो बेटा, ये जो ऊपर वाली लीफ है इसके अंदर कोई जो प्रॉब्लम है वो क्या है बेटा? हल्के हरे रंग की है, लेकिन इसके पास में जो आपको लीफ दिख रही है इसके अंदर देखना, यहां पर तो डार्क कलर है साइड्स में, है या नहीं है, लेकिन यहाँ बीच में येलो कलर सा है, लाइट ग्रीन कलर हो गया, इट इज नॉन एज इंटरवीनल क्लोरोसिस। क्योंकि हमारी जो मोनोकॉट लीव्स होती है उसके अंदर वेन्स कैसी होती है? पैरेलल होती है। कैसी होती है? पैरेलल। तो आप देख सकते हो क्लोरोसिस जो है पूरा फैला हुआ नहीं है, कैसा है? बिल्कुल पैरेलल जा रहा है, तो मतलब हमारी जो वेन्स है उसके बीच में है। अगर इसको और क्लियर देखना है तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, जो भी वेन्स है यहाँ पर बीच में मान लो वेन आ गई, तो इधर क्या हो रहा है? ये तो मिडरिब है, मिडिल वेन, अब इसके बीच में क्या हो रहा है? यहाँ पर क्लोरोसिस जो है वो इस तरह से हो रहा है। ठीक है, चलिए सेकंड बात करें बेटा, अगली जो हमारी स्टेज जो है वो कौन सी है? ग्रीन ईयर स्टेज। कौन सी है?
ठीक है। इसके लिए हम पहले बात कर चुके हैं, ईयर का मतलब क्या होता है बेटा, इनफ्लोरेसेंस। क्या मतलब है, इनफ्लोरेसेंस होता है या फिर इसको आप फ्लावर कह सकते हैं। मींस हमारे जो बाजरे का इनफ्लोरेसेंस या फ्लावर है, इट विल टर्न इनटू ग्रीन कलर। कैसा हो जाएगा बेटा, ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। पर उसके साथ साथ कुछ और चीजें जो है वो याद रखनी है। पहला कि ये जो सिम्टम्स है, इट विल अपीयर एट फ्लावरिंग स्टेज। कौन सी स्टेज पर दिखेगा, क्या उससे पहले ग्रीन ईयर स्टेज दिख सकती है क्या, नहीं दिख सकती, क्योंकि नाम ही क्या है, ग्रीन ईयर। और जब तक ईयर नहीं निकलेगा तब तक ग्रीन कैसे होगा, ठीक है। तो ईयर होना उसके लिए जरूरी है। तो इट विल अपीयर एट द फ्लावरिंग स्टेज, ठीक है। सेकंड हम बात करें बेटा इसके अंदर कि जो हमारी ईयर है या इन्फ्लोरेसेंस है, उस पर क्या चीज होती है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है बेटा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो है दे अपीयर ऑन द इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। जो हमारे इन्फ्लोरेसेंस है उस पर पत्तियों की तरह से लीव्स जो है वो निकलती है, ठीक है। ये इसका क्या है बेटा, प्रोमिनेंट सिम्टम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस डिजीज, ठीक है। हो सकता है क्लोरोसिस किसी और वजह से हो जाए, ठीक है। वहां पर मान लिया मैग्नीशियम की कमी हो गई तो क्या होगा, इंटरविनल क्लोरोसिस, ठीक है। या फिर हमने मान लिया सल्फर की कमी हो गई तो भी इंटरविनल क्लोरोसिस होने लगेगा। लेकिन जब बात करेंगे ग्रीन ईयर डिजीज की, तो ये किसी और वजह से नहीं हो सकता, इसीलिए ये क्या है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा, सीड्स जो है वो कैसे रह जाते हैं बेटा, इसके अंदर बनते तो है हमारे इन्फ्लोरेसेंस पर, बट इट विल अपीयर ऑन द अपर हाफ ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। सीड कहां पर बनेंगे बेटा, अपर हाफ, मतलब ऊपर की तरफ बनेंगे। लेकिन नीचे बेस की बात करें तो जो लोअर पार्ट है ये कंप्लीटली ट्रांसफर किसमें हो जाएगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने इसको क्या कहा बेटा, ग्रीन ईयर डिजीज कहा। क्या कहा, ग्रीन ईयर डिजीज। सेकंड बात करें, सीड फॉर्मेशन बहुत कम हो जाता है, हमारे प्लांट के पास कोई भी चीज नहीं बचती। इस वजह से हम क्या कहते हैं इसको कि जोगिया रोग जो है वो नेम हमने इसको दिया है। क्या नेम दिया है बेटा, जोगिया रोग नेम दिया है, ठीक है। और लास्ट बात करें, अगर ऐसा होगा तो यील्ड में क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, हर डिजीज में यील्ड में लॉस ही होता है, किसी के अंदर बढ़ती तो है ही नहीं, है ना। चलिए इसको लिख ले। बस चलो लिख लिया बेटा, ओके। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, इसके सिम्टम्स जो है वो किस तरह से दिख रहे हैं ग्रीन ईयर स्टेज के। तो आप देख सकते हैं अपर जो साइड है यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे लीव्स है, पर कह सकते हैं इनके बीच में कहीं दाने बन रहे होंगे, ठीक है। अर्ली स्टेज है ईयर फॉर्मेशन की, तो यहाँ पर अपर साइड में यहाँ पर हो सकता है कि सीड्स कहीं पर बन जाए। बट जो लोअर पार्ट है इसके अंदर देखे बेटा, कंप्लीटली क्या हो रहा है, इसके अंदर बड़ी बड़ी जो लीव्स हैं बिल्कुल नैरो, वो इसके अंदर यहां से निकल रही है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर कहीं पर लीव्स है तो लीव्स का वर्क क्या होगा, वेरी गुड, क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस। और अगर फोटोसिंथेसिस होगा तो हमारा जो प्लांट है उसकी ग्रोथ होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो लीव्स कहां बन रहे हैं बेटा, फ्लावर पे, तो फ्लावर की क्या होगी, ग्रोथ होगी। क्या होगी, ग्रोथ। क्या मैच्योरिटी होगी, क्या नहीं होगी। तो इसीलिए
वो सीड्स जो बन रहे हैं वो भी किसी काम के नहीं है, वो मैच्योर नहीं हो पाते, वो ग्रोथ ही करते रहते हैं, ठीक है। तो ये लीव्स जो है वो ग्रोथ करती है। और अगर यहाँ पर ये बहुत सीवियर केस की बात करें जहां पर पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस है वो खुद ही क्या हो चुका है बेटा, ट्रांसफर हो चुका है किसके अंदर, हमारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर, क्या इससे हमारे सीड्स जो है वो फॉर्मेशन होंगे क्या, बिल्कुल। तो हमारा जो प्लांट है वो कंप्लीटली क्या होता है बेटा, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। और जब इसके सिम्टम्स दिखते हैं तो उस टाइम जब हमारी अर्ली स्टेज है उस टाइम डाउनी मिल्ड्यू होगी, तब हम इस पर इतना ध्यान नहीं देते, बिकॉज जो पुरानी पत्तियां हैं उन पर सबसे पहले डाउनी मिल्ड्यू दिखने लगता है, ठीक है, फिर नई पत्तियों पर दिखेगा। तो हम ये सोचते हैं क्या पता कोई डेफिशिएंसी हो रही है नाइट्रोजन की, ठीक है, या फिर हम बात करें कि इरिगेशन नहीं दिया शायद हमने इसलिए हो रहा है, तो किसान ध्यान नहीं देता। लेकिन जब इसके जो ईयर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है उस टाइम पता लगता है कि इसमें पत्तियां निकल रही है, तब पता लगता है कि हाँ ये जो डिजीज है वो हमारी कौन सी है, ग्रीन ईयर डिजीज है, ओके। फील्ड, हाँ एज अ फॉडर जो है उसके अंदर आप यूज ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने भी पहली बार जब ये डिजीज देखी थी फील्ड के अंदर तो बड़ा अच्छा लगा था कि अरे वाह क्या बात है, यहाँ तो बीज नहीं है, यहाँ तो बड़ा अच्छा फ्लावर बन रहा है, बुके बन रहा है, ठीक है। तब मुझे नहीं पता था कि ये डिजीज जो है वो इतनी ज्यादा खतरनाक है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है हमारे इस प्लांट के लिए, ठीक है। चलिए सेकंड बात करें बेटा, इसके अंदर लास्ट हमारा क्या है, मैनेजमेंट है। क्या है बेटा, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आज ही समझ लेंगे, अगली जो हमारी क्लासेस होंगी उसके अंदर रिपीट नहीं करेंगे, उसको आज ही समझ लें एक बार थोड़ा सा। चलिए पहली बात करेंगे बेटा किसकी, कल्चरल प्रैक्टिसेस की। उसके अंदर क्या आएगा हमारे पास, डीप समर प्लोइंग। क्या आएगा, डीप समर प्लोइंग। तो डीप समर प्लोइंग कब करेंगे बेटा, वेरी गुड, कौन से मंथ में, कब करेंगे, सबसे पहला तो याद क्या रखना है, टाइम, ठीक है। टाइम जो है तुम्हें याद है, तुम जानते हो कौन सा है बेटा, मई जून, ठीक है। और अगर याद नहीं होता है तो इतनी सी चीज याद रखना, बचपन में आपकी गर्मियों की छुट्टियां कब पड़ती थी, बस। तो हम क्या कर रहे हैं, डीप समर प्लोइंग गर्मियों के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। तो गर्मियों की छुट्टियां मई जून में पड़ती है बेटा, उसी टाइम करेंगे। दूसरा याद रखेंगे इसके लिए हमारा इम्प्लीमेंट। क्या याद रखेंगे, इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट भी याद है आपको, वेरी गुड, कौन सा है बेटा, एमबी फ्लो। कौन सा है, एमबी फ्लो, जिसको हम माउल्ट बोर्ड फ्लो कहते हैं, उसका मेनली यूज इसके अंदर किया जाता है, ठीक है। चलिए अब बात कर ले, दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, बर्निंग ऑफ द प्लांट रेसिड्यूज। क्या बर्न कर देना है, प्लांट रेसिड्यूज जो है उनको बर्न कर दो या उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, ताकि वहां पर प्लांट रेसिड्यूज नहीं रहेंगे तो हमारी जो फंजाई है वो वहां पर नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए थर्ड हम बात करें, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, अर्ली सोइंग ऑफ द क्रॉप। मतलब हमारी क्रॉप को हमें थोड़ा पहले ग्रो करना है। अगर आप जून जुलाई में इसको ग्रो करते हैं, और ज्यादातर देखा जाता है कि बाजरा को लोग जो है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में ही लगाते हैं। रीजन क्या है, वो वेट करते हैं किसका, बारिश का, ठीक है। क्योंकि बाजरा एक ऐसी क्रॉप है जिसको ज्यादातर बिना पैसे लगाए जो किसान है वो उगाना चाहता है। रीजन क्या है बेटा, कि बाजरा का मेन यूज किसके लिए किया जाता है, हमारे जो एनिमल्स हैं, हमारे जो कैटल है उनको खिलाने के लिए हम करते हैं, एज ए फॉडर पर्पस, ठीक है। जो समझदार किसान है सिर्फ वही क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं फॉर द सीड पर्पस। बाकी ज्यादातर हम क्या करते हैं, फॉडर पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो गाय भैंसों को खिलाने के लिए क्या हम पैसे लगाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं लगाएंगे। तो इसीलिए किसान वेट करता है कि जुलाई आ जाए, और कभी कभी जुलाई का दूसरा वीक भी निकल जाता, बारिश नहीं होती, ठीक है। अब उस केस में क्या होता है बेटा, हमारे एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी काफी बढ़ चुकी होती है, और जैसे ही हम सीड को लगाते हैं किसके अंदर, हमारी सॉइल में, और ये अटैक कर देती है, और हाई ह्यूमिडिटी की वजह से इसका इन्फेस्टेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए बेटा, जिस टाइम पर बारिश होने वाली है, ठीक है, उससे जस्ट पहले ही इसकी सोइंग कर देनी चाहिए, ताकि ये थोड़ा सा कैसा हो जाए बेटा, रेजिस्टेंट हो जाए, ठीक है। मान लिया आपने पहले सोइंग करी और 10 दिन 15 दिन पहले निकल गए, और
फिर उसके बाद हमारी डिजीज अपीयर हो रही है, तो हमारा प्लांट जो है वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब फंजाई को उस पर अटैक करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसके अंदर जो टाइम है वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा किसकी, रॉगिंग की। किसकी बात करेंगे, ठीक है। रॉगिंग क्या होता है बेटा, हाथ से उखाड़ के फेंकना। इसका क्या मतलब है, इसको अच्छे से समझ लो एक बार। इस प्रोसेस को, रॉगिंग को हम क्या कहते हैं बेटा, रिमूवल ऑफ द क्रॉप प्लांट्स which have disease or insect infestation, ठीक है, या इन्फेक्शन कहना चाहो कह सकते हो, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं तुम्हारे लिए, ठीक है। तो हमारे जो क्रॉप प्लांट्स है उनको फेंकना, ठीक है। वीड्स को हटाने का प्रोसेस क्या कहलाएगा, रॉगिंग ही कहलाएगा या कुछ और कहलाएगा, उसको वीडिंग कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, वीडिंग। इसीलिए हम इसकी बात कर रहे हैं कि हमारे रॉगिंग के अंदर किसको हटाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्रॉप प्लांट्स को। ऐसे क्रॉप प्लांट्स जो हमें नहीं चाहिए, मींस कोई ऐसे क्रॉप प्लांट जिसके अंदर सीड है वो अच्छे नहीं बन रहे, या फिर किसी के अंदर इंसेक्ट अटैक हो गया, किसी के अंदर डिजीज अटैक हो गया। क्या ऐसे प्लांट्स चाहिए क्या हमको, नहीं चाहिए, ठीक है। तो उन प्लांट्स को हमारी जो फील्ड है उससे हटाना क्या कहलाएगा बेटा, रॉगिंग कहलाएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया, इसको कभी नहीं भूलेंगे। वीड्स को हटाना क्या कहलाता है बेटा, वीडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, वीड्स को हटाना। तो हम इसको क्या कहेंगे बेटा, रिमूवल ऑफ वीड्स, ओके। वीड्स को हटाएंगे तो वीडिंग, और अगर हमारी क्रॉप प्लांट्स को हटाएंगे जो अनवांटेड है तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, रॉगिंग कहेंगे। क्लियर है चीज, हाँ। ऑफ टाइप प्लांट ही कहा जाता है उसको बेसिकली। जो आप इसकी बात कर रहे हैं ना कि जो डिजीज्ड है या इंसेक्ट अटैक है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑफ टाइप प्लांट्स, ठीक है। मतलब जिनके कैरेक्टर जो है वो थोड़े अलग है, ठीक है। नॉर्मली हमारी क्रॉप जो है वो एक जैसी दिखेगी, अब उसके बीच में कोई ऐसा पौधा दिख रहा है जिसमें इंसेक्ट अटैक हो रहा है, तो क्या हमको चाहिए, नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑफ टाइप प्लांट भी कह सकते हैं। सेम चीज है, ओके। और क्वेश्चन जो इसके लिए आया था ना बेटा, उसके अंदर हमको यही वर्ड दिया हुआ था, ऑफ टाइप प्लांट, ठीक है। यही वर्ड दिया था, रिमूवल ऑफ द ऑफ टाइप प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड। आंसर क्या गया, रॉगिंग। वहां पर हमें वीडिंग भी दे रखा था, ठीक है। कई लोग जो है वीडिंग करके आ गए। ऑफ टाइप प्लांट मतलब हो सकता है कि हम वीड्स की बात कर रहे हो, ठीक है। बट ऑफ टाइप प्लांट का मतलब क्या है बेटा, जिसके अंदर डिजीज या इंसेक्ट अटैक हो रहा हो, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा, यूज ऑफ हेल्दी एंड सर्टिफाइड सीड। ये आपके लिए नहीं है, ये तो हमेशा करना ही है, अंडरस्टूड सी बात है। आप जो भी सीड लेकर आए वो हेल्दी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बस इतनी सी चीज है, ओके। चलिए अगली बात करें बेटा केमिकल कंट्रोल की, कि केमिकल्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं। तो अभी मैंने कहा था कौन सा है इसके अंदर, MMR। कौन सा बेटा, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा। इसके लिए हमको क्या है, याद रखना है एक छोटी सी ट्रिक, MMR, ठीक है। एम से क्या है बेटा, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सीड ट्रीटमेंट करना है। क्या करना है, और सीड ट्रीटमेंट का जो परफेक्ट मेथड है वो तुम जानते हो क्या है, FIR, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम या बायो फर्टिलाइजर कह दो, एक ही बात है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इन्हीं से ट्रीट करते हैं बेटा, दीज आर फंजीसाइड्स। क्या है ये, फंजीसाइड है, ओके। फंजीसाइड जो हम पहला यूज कर सकते हैं बेटा वो कौन सा है, मेटालेक्सिल। कौन सा है, मेटालेक्सिल। अगर ये नहीं मिले तब क्या लेकर आओ, मेनकोजेब। क्या लेकर आओ बेटा, मेनकोजेब, ठीक है। और इसके अंदर जो डोज है उसको यहीं पर याद कर लो, अगली बार वापस नहीं बात करेंगे हम इसकी। इसकी जो डोज है बेटा वो कितनी ली जाती है, 2 to 2.5 ग्राम्स पर केजी सीड। मतलब आपके पास अगर 1 किलो बीज है तो आपको कितने ग्राम्स लेना है, सिर्फ 2 से 2.5 ग्राम लेना है, ठीक है। अब 2 से 2.5 ग्राम है और 1 किलो बीज है, ट्रीटमेंट कैसे होगा, 2 ग्राम इतना सा होगा, इतना सा, ठीक है। और 1 किलो बीज इतने हो गए, किस तरह से ट्रीट करोगे, सोचो।
वेरी गुड, सॉल्यूशन बनाएंगे तभी तो होगा, नहीं तो 2 ग्राम को उसके ऊपर नमक की तरह थोड़ी डालेंगे कि हाँ डाल दिया हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा कि इसका एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। एक जो आपका वाटर है उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ या शक्कर मिक्स करके आप उसको थोड़ी सी जरा सी डालनी होती है, और वाटर जो है वो भी ऐसा नहीं 2-3 लीटर पानी ले लिया, उससे नहीं मतलब है। कितना लेंगे, लगभग 50 ml 100 ml के आसपास, 100 ml के आसपास हमको चाहिए, उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं होती है। तो 50 ml लास्ट हम मानते हैं कि इतना चाहिए होता है 1 kg सीड के लिए, तो लगभग 50 ml वाटर लिया, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल दिया, अब उसको मिक्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, एक चाशनी सा बन जाएगा, है ना। अब उसके अंदर हम 1 किलो बीज है तो 2 से 2.5 ग्राम जो है वो उसके अंदर क्या डाल देंगे, हमारा केमिकल, चाहे वो मेटालेक्सिल हो चाहे मेनकोजेब हो। ठीक है, आगे बात करोगे इसी के अंदर आएगा कैप्टान और थायरम, वो भी फंजीसाइड है। फिर कार्बन डाजिम भी आएगा। तो 5 जो हमारे फंजीसाइड है वो हम यूज करते हैं मैक्सिमम सीड ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो वो डालकर हम सॉल्यूशन बनाएंगे और फिर उसको क्या करेंगे, हाथों से हमारे जो सीड है उसके ऊपर छिड़क देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं 1 किलो बीज को 100 ml पानी में डाल दिया तुमने, नहीं होगा उससे सही। ठीक है, हाथी को अगर बाल्टी में कुदा दो तो क्या होगा, वही बात है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं बेटा हम कि हमारे जो सीड है उसके ऊपर उसको स्प्रिंकल करते हैं, उसके बाद सीड्स को क्या करते हैं बेटा, मिक्स कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर सेकंड जो है बेटा वो हम क्या कर सकते हैं, फोलियर स्प्रे। क्या कर सकते हैं बेटा, फोलियर स्प्रे किसका करना है, रिडोमिल का। किसका करना है बेटा, रिडोमिल। और रिडोमिल की एक बहुत ही खास बात क्या है कि रिडोमिल जो है इट इज द मिक्सचर ऑफ मेटालेक्सिल एंड मेनकोजेब। ठीक है, ये किसका मिक्सचर है बेटा, मेटालेक्सिल या मेनकोजेब, ओ सॉरी मेटालेक्सिल और मेनकोजेब दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, मतलब आप जब मेटालेक्सिल और मेनकोजेब दोनों को मिला दोगे तो उसको क्या कहेंगे, रिडोमिल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, रिडोमिल। ठीक है, तो ये इनका क्या होता है बेटा, मिक्सचर होता है। ओके, कौन होगा, रिडोमिल। और ये जो मिक्सचर है ये काफी इफेक्टिव है, इसीलिए मैक्सिमम हम रिडोमिल को यूज करते हैं फोलियर स्प्रे के लिए। ठीक है, हाँ बेटा, कौन सी, मेटालेक्सिल और मेनकोजेब, क्यों सही तो लिखी है, गलत का लिखी, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बेटा, डोज की, चलो रिडोमिल की जो हम डोज लेंगे बेटा, मेनली हम कितनी लेते हैं, 0.1%। ठीक है, फोलियर स्प्रे की बात कर रहे हैं हम, फोलियर स्प्रे में हम डोज जो है वो परसेंटेज के हिसाब से लेते हैं, बिकॉज वाटर कितना यूज होगा इट डिपेंड्स ऑन द क्रॉप। ओके, हम वहां पर फिक्स नहीं ले सकते कि हमको 20 लीटर पानी लेना है। हो सकता है फील्ड जो है उसके अंदर क्रॉप ऐसी है कि उसको गीला करने के लिए हमको ज्यादा वाटर की जरूरत पड़े, 20 की जगह 25 लीटर हो सकता है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं कि जो हमारे पास ड्रम है 500 लीटर का, उसके अंदर 500 लीटर पानी भर दिया। अब हमें 0.1% का सॉल्यूशन बनाना है, बना लो। कैसे बनाएंगे, हाँ किस तरह से, सपोज आपको अगर मैं क्वेश्चन यही देता हूं कि यू हैव अ ड्रम ऑफ 500 लीटर, ठीक है, प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ 0.1% रिडोमिल, हाउ मच रिडोमिल इज रिक्वायर्ड, कितना रिडोमिल चाहिए होगा, सोच के बताओ, सॉल्व करो। ओके, सिंपल सा है, कोई इतना इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, चलो एक बात बताओ, सुनो, एक छोटी सी बात जो है वो यहीं पर कर ले। अगर मेरे पास 1 लीटर वाटर है, कितना है बेटा, 1 लीटर वाटर है। ठीक है, इसके अंदर मैं 1 मिलीलीटर कोई चीज डालता हूं, ठीक है, तो मैं इसको क्या कहूंगा, सोच के बताओ। 1 लीटर का मतलब कितना हो गया, 1000 ml हो गया, कितना हो गया बेटा, 1000 ml, उसमें कितना डाला, 1 ml। ठीक है,
कितने परसेंट का सॉल्यूशन बना, बस बात खत्म हो गई। अब क्या करना है, कितना बनाना है, 500 लीटर का मैं बनाना है। तो अब क्या करेंगे, पीपी में बेटा परसेंटेज में है 0.1% है, कितना चाहिए होगा, नहीं आया, सुन लो वापस बता दो क्या करना पड़ेगा, सुन लो। 100 है, कितना है बेटा हमारे पास, कितना है 1000 ml, उसके अंदर कितना डाला आपने 1 ml, परसेंटेज कैसे निकलेगा 1 डिवाइडेड बाई 1000 कर दिया, इनटू क्या करना पड़ेगा 100 भी तो करोगे ना, परसेंटेज निकालना है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आ गया बेटा 0.1%। अब मैंने क्या कहा कि आपके पास पानी कितना है, बस कुछ नहीं करना है, इसका बहुत सिंपल तरीका है, इतना सिंपल कि तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक है बिल्कुल, बस यूनिट बराबर रखनी है, यूनिट गड़बड़ मत करना, ठीक है, यूनिट गड़बड़ करी और पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा था बेटा, कितना पानी है आपके पास 500 लीटर, तो मैंने क्या करा 500 इंटू लीटर करा तो बस हो गया 1000 ml। अब इसके अंदर कितना चाहिए होगा मुझे नहीं पता, ठीक है, करना क्या है 1000 इधर लिख लो, डिवाइड कर दो 500 इंटू 1000, इधर इक्वल टू लगा के या एक्स कर दो, आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा बस, और कुछ नहीं करना होता है, इतना सिंपल सा है ये, ठीक है। एक्स इधर लेकर आ गए तो कितना हो गया बेटा, इधर 1 हो गया, ऊपर क्या रह जाएगा इंटू 50, ओ सॉरी 500 इंटू 1000, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा 1000, 1000 से 1000 कट गया, एक्स कितना आया बेटा 500, पर यूनिट निकालना जरूरी है ना, ये 500 क्या है किलोग्राम, ml, सिर्फ कितना चाहिए आधा लीटर चाहिए, 500 लीटर का अगर आप 0.1% बनाओगे तो 500 ml आएगा, ठीक है। ये बेटा क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके 6th-7th क्लास के हैं, ठीक है। 1 रुपए में 10 टॉफी आती है तो 10 रुपए में कितनी आएगी, बस यही तो बात है, ठीक है। लेकिन अब उस टॉफी की जगह उस टाइम तो बड़ा अच्छा लगता था, हम खुद उंगलियों पर गिन गिन के निकाल लेते थे कि 1 रुपए में 10 टॉफी आ रही है, 10 रुपए में फिर 11, 12, 13 करके 100 तक पहुंच ही जाते थे, निकाल लेते थे। बट अब क्या हुआ कि वो जो मैथमेटिक्स जो थी ना बेटा, वो अब बोरिंग हो गई है थोड़ी सी, है ना। तो अब इसके अंदर कौन आ गया, हर्बिसाइड, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, पता नहीं क्या क्या आ गया, फर्टिलाइजर और आ गए, ठीक है। और आजकल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और आ रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर, तो अब वो थोड़ा बोरिंग हो गया और कुछ नहीं, बाकी है वही की वही सेम चीज। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपके पास वाटर इतना है, उतना सॉल्यूशन बनाना है तो उस केमिकल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, बस ये क्वेश्चन जो है वो आपसे सिंपली पूछा हुआ है और इसका आंसर निकालना होता है। और वही चीज होती है, किसी का 5000 लीटर आ जाता है, 500 लीटर में 5000 लीटर भी आंसर आ जाता है किसी का, और कोई समझ जाता है कि लीटर तो आएगा नहीं तो 5000 ml ले आते हैं, जो भी गलत है। किसी के 50 ml आ जाता है, वो भी गलत है। और गिने चुनोगे किसी के आता है वो फिर 500 ml। तो इसके लिए अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है तो यहाँ पर हमें बेटा एक फॉर्मूला याद रखना होता है, वो फॉर्मूला याद रखना कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। फॉर्मूला हमसे क्या कहता है, अमाउंट ऑफ केमिकल, ठीक है। अब ये केमिकल आपके क्या क्या हो सकते हैं वो सुन लो, आपके फंजीसाइड भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके इंसेक्टिसाइड जो है वो भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके दूसरे जैसे हर्बिसाइड हो गए वो भी आ गए, ओके। और आपके फर्टिलाइजर जो है वो भी आ गए, रोडेंटिसाइड पे आता ही नहीं बेटा, ठीक है, क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा तो इन 4 चीजों पे पूछेगा, या तो फंजीसाइड देगा, या इंसेक्टिसाइड, या हर्बिसाइड, या फर्टिलाइजर, ठीक है। जैसे पूछ ले अमाउंट ऑफ यूरिया तो वो केमिकल हो गया, ठीक है। इसके लिए क्या करना होता है, हमें सबसे पहले लिखना होता है एरिया। क्या लिखना होता है, एरिया, वही सबसे बड़ी चीज है। अगर पूछ ले कि 1 हेक्टेयर में सोइंग करने के लिए हमें कितना सीड चाहिए, 100 किलो,
तो क्वेश्चन आता है कि 1000 स्क्वायर मीटर में सोइंग करने के लिए कितना शीट चाहिए, बस कमी तो करना है सीधा। वही जो ये तो आपका फॉर्मूला है, वो देसी तरीका है और वो बहुत कारगर है, ठीक है। वो बहुत आसानी से आपको जल्दी से आपको आंसर देगा, लेकिन उसमें गलत क्या होता है कि हम यूनिट के बारे में भूल ही जाते हैं कि इसमें यूनिट भी है, ठीक है, और यूनिट का ध्यान नहीं रखते, इसलिए गलत हो जाता है वो। तो इसीलिए फॉर्मूला हम याद कर ले बेटा, क्या करेंगे, एरिया, ठीक है, ऊपर क्या करते हैं बेटा, डोज से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डोज से, कि डोज कितनी देनी है उसकी, ठीक है। या फिर इसको आप कह सकते हैं रिक्वायर्ड डोज। क्या कहेंगे बेटा, रिक्वायर्ड डोज, मतलब आपको जो रिक्वायर्ड चीज है वो कितनी देनी है, चाहे वो 0.1% है, या फिर आप कहें कि 1 हेक्टेयर के अंदर आप कितना दे रहे हैं, 500 किलो नाइट्रोजन दे रहे हैं, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको इतना नाइट्रोजन देना है, ठीक है। तो वो 500 जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। नीचे हम क्या लिखते हैं बेटा, इसके अंदर हम लिखते हैं AI, ठीक है, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट। क्या लिख सकते हैं बेटा, AI, या फिर इसको लिखा जाता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, और इनटू क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 100, ठीक है। बस ये हमारा फॉर्मूला है, चाहे आपसे किसी का भी क्वेश्चन पूछा गया हो, ये फॉर्मूला जो है हमारे काम में आता है हमेशा। पूरी एग्रोनॉमी के अंदर, पूरी पैथो, पूरी एंटो, पूरी सॉइल, सभी के अंदर ये एक ही फॉर्मूला है, वो काम आता है, ठीक है। आप इसको यूज करना चाहे, पता लगाना चाहे, आराम से लगा सकते हैं। आपसे पूछ ले अमाउंट ऑफ यूरिया कितना चाहिए होगा, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, एरिया, चाहे 1 हेक्टेयर ही दिया हो, ठीक है। एरिया जो है वो हमेशा किस में आएगा बेटा, हेक्टेयर में लिखना है, ठीक है। अगर मीटर स्क्वायर में दिया है क्वेश्चन में तो मीटर स्क्वायर लिखो, बाकी किस में लिखना है, हेक्टेयर में, ठीक है। हाँ बेटा, नहीं, इसमें यहाँ पे नहीं करना पड़ता बेटा, हम यहाँ नहीं करते। जैसे क्वेश्चन जो है वो इतना ऐसा देखो, यूरिया जो है वो कितना चाहिए होगा, जब आपको रिक्वायर्ड डोज है वो क्या है, 50 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर, ठीक है। तो ये जो आपका रिक्वायर्ड डोज है बेटा, ये किसके अंदर आएगा, आपका केजी या लीटर पर हेक्टेयर के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, मतलब आप 1 हेक्टेयर की बात करोगे, ऐसे भी नहीं देगा कि 50 kg पर हेक्टेयर रिक्वायरमेंट है, यूं कह देगा विच इज रिक्वायर्ड एट अ डोज ऑफ, या यूं कह देगा विच इज रिक्वायर्ड 50 kg इन 1 हेक्टेयर, ठीक है। तो वो उसकी क्या हो जाएगी बेटा, डोज हो जाएगी। एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब क्या है कि जो एक्चुअल केमिकल है उसमें वो कितना है, अगर 100% है तो वो आ जाएगा, और नहीं है तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा हमको, कितना परसेंट है हमारे पास वो आ जाएगा, और इनटू क्या कर देंगे, इसको 100 कर देंगे। बस ये हमारा जो फॉर्मूला है वो पूरी एग्रो के अंदर काम आता है, पूरी सॉइल में, एंटो पैथो सभी के अंदर। आपको कोई भी केमिकल पूछ ले ये चीज करनी है, ठीक है। यहां पर आप बात करेंगे रिक्वायर्ड डोज और एक्टिव इंग्रेडिएंट की, तो इनकी जो हमारी हम कह सकते हैं यूनिट्स है वो अलग अलग रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये तो किसके अंदर आएगा, रिक्वायर्ड डोज केजी पर हेक्टेयर या लीटर पर हेक्टेयर। एक्टिव इंग्रेडिएंट हमेशा जो हम डिनोट करते हैं, चाहे वो आपका परसेंट हो, चाहे वो आपका सोल्यूबल लिक्विड हो, वेटेबल पाउडर हो, कुछ भी है, वो उसका मतलब परसेंट ही होता है, ठीक है। तो ये परसेंट ही है, और यहाँ पर इंटू 100 करा तो परसेंट और परसेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपका आंसर जो है वो केजी के अंदर आएगा, ठीक है। ये यहाँ का जो रूल है, यहाँ क्या था, केजी पर हेक्टेयर। हाँ, वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, अगर पूरा का पूरा है तो 100% वही आएगा, ठीक है। इसको हम अप्लाई करके देख सकते हैं बेटा। हमने क्या कहा, अभी जो फॉर्मूला हमने लिखा ना, अभी जो सॉल्व करा क्वेश्चन, उसको सॉल्व करके देखे इससे, ठीक है। हमने क्या लिखा कि हमें 500 लीटर क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। स्प्रे कितनी डोज, कितनी रेट पर करना है, 0.1%, ठीक है। अगर बात करें एक्टिव इंग्रेडिएंट, तो हमने मान लिया कि एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, 100%, वो मानना पड़ेगा यहाँ पर। अगर आपको दिया हुआ हो क्वेश्चन में तो आप लिखेंगे, बाकी नहीं तो हम मान लेंगे 100%, ठीक है। ये हमारी तीनों चीजें आ गई, बस बात खत्म हो गई।
ओके अब ये 100 लीटर है, उसको चेंज करना मत भूलना, बस ये सबसे बड़ी गलती हम जो है वो करते हैं बेटा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले अमाउंट, ठीक है, किसके बराबर होगा बेटा, एरिया के बराबर, इनटू क्या करेंगे, जो हमारी रिक्वायर्ड डोज है अपॉन करेंगे एक्टिव इंग्रेडिएंट इनटू क्या कर देंगे 100, ठीक है। अमाउंट निकालने के लिए x मान लिया, एरिया कितना बेटा 1, रिक्वायर्ड डोज कितनी है बेटा 500 इंटू 1000 ml कितनी है, ठीक है। फिर बात करें एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना है 100 है, इनटू क्या कर देंगे 100 से, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर हमारे पास सबसे बड़ी जो दिक्कत आने वाली है वो एक छोटी सी है, आपको दूसरे क्वेश्चंस के अंदर नहीं आएगी बेटा, ठीक है। वो क्या है कि जब हमारा अमाउंट है वो अमाउंट किसके अंदर निकलेगा, अब ml के अंदर, सीधा किसके अंदर निकलेगा ml के अंदर, वो आपको किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर के अंदर, ठीक है। तो यहां पर हम एक बार इसको क्या करते हैं बेटा 1000 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 से 1000 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल हो गया, बचा कितना 500, कितना आ गया 500 ml, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, सब जगह यही काम आना है, बस इसका जो फॉर्म है वो बदल जाएगा, बाकी ये का यही जो आपका है सेम टू सेम यही आपको हर जगह काम आएगा। क्लियर है चीज, कोई डाउट रहा है इसके अंदर नहीं। और अगर मैं कहूं कि ml में मत निकालो तुम, ठीक है, तो भी तुम इसको, हाँ बेटा 1000 जो है वो हमने इसलिए लगाया बेटा क्योंकि हम ऊपर इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं ml के अंदर, ठीक है, इसीलिए ml में हमने इसको कन्वर्ट करा, अगर हम नहीं लगाते तो यहाँ 500 रह जाता, ठीक है, तो वो 5000 लीटर हो जाएगा। और ये हमारा कॉमन सेंस जो है वो यही काम करता है कि 500 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना चाहिए 5000 लीटर चाहिए, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला तो लिख लिया बेटा, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया। फॉर्मूला जो है वो अच्छे से याद रखना, सब जगह यही काम आना है, ओके। और अगर नहीं समझ में आए तो अपना वही सबसे सिंपल तरीका, और वो तरीका सीखना है तो वो तरीका भी सिखा देता हूं, कुछ नहीं करना है, बस वो तरीका वही अप्लाई करना है जहां पर आपको 3 चीजें दे रखी और एक निकालनी हो, हर जगह मत लगाना। वो कहां पर काम आएगा, जहां 3 चीजें दे रखी है और एक चीज जो है वो आपको पता लगानी है, ठीक है। कोई भी चीज हम मान ले कि 2 हेक्टेयर जो एरिया है उसके अंदर नाइट्रोजन देना है, ठीक है, तो यूरिया हमको कितना लगा 200 किलो लगा, कितना लगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि मुझे 5 हेक्टेयर में जो है वो एरिया है तो मुझे यूरिया कितना चाहिए होगा, क्या करना है, इसको सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना, डिवाइड करना आना चाहिए। तो 2 डिवाइडेड बाय 5 बराबर लगा दो 200 बाई एक्स, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा और वो परफेक्ट होगा और कभी गलत नहीं होगा, ठीक है, कभी भी नहीं होगा, कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं इसमें। बस इसके अंदर यूनिट अलग नहीं होनी चाहिए, अगर यूनिट अलग है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, वहां पे प्रॉब्लम आती है, बाकी सेम ही आएगा, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ वो हमारे लिए है, देखो जैसे हम बात करें यहाँ पर इन्होंने जो क्वेश्चन किया वो बहुत अच्छा है कि हमारे पास 2 हेक्टेयर एरिया है, ठीक है, 2 हेक्टेयर के अंदर मान लिया कि हमारे पास कोई प्लांट है, कोई क्रॉप है, उसकी जो पॉपुलेशन आ रही थी बेटा वो कितनी आ रही थी 50,000 आ रही थी, कितनी आ रही थी 50,000, ये तो 5,000 हो गया, कितनी बेटा 50,000, ठीक है। तो 100 स्क्वायर मीटर एरिया में कितनी प्लांट पॉपुलेशन होगी, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस डिवाइड कर दो, सिंपल सीधा डिवाइड कर दो, लेकिन यूनिट ऊपर नीचे सेम होनी चाहिए, अगर यूनिट सेम नहीं होगी तो फिर आंसर नहीं आएगा। जो तुम्हारी मर्जी हो वो करो, हेक्टेयर में तुम्हें जाना है हेक्टेयर में कर दो, मीटर में करना मीटर में करो, जैसे चाहो वैसे करो। हमने कह दिया 2 हेक्टेयर है, मैंने इसको लिख दिया 10,000 मीटर स्क्वायर, नीचे क्या आ गया 100 मीटर स्क्वायर, इक्वल किसके बेटा 50,000 डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है, यही बात है।
अब x इधर ले आओ तो कितना हो गया 50,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10,000, ठीक है। और ये जो 100 था वो उधर चलाया जाएगा तो 100 आ गया, 10,000 से 10,000 कैंसिल हो गया, ठीक है, सीधा हो गया। इधर बचा क्या हमारे पास बेटा 500 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया बेटा 250 प्लांट्स। कितने प्लांट्स आएंगे 250 प्लांट्स, आ गया आंसर। बस ये इस तरह से ये फॉर्मूला काम करता है और ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा कारगर है आपके सॉल्यूशंस में, जहां पर आपको सॉल्यूशन पूछ ले कि अगर किसी कंपाउंड का इतना सॉल्यूशन बनाने के लिए इतना चाहिए तो इतने % का सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना चाहिए होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो वहां पर आ जाएगा। बस यूनिट जो है वो कभी भी हमको अलग नहीं रखनी, यूनिट सेम कर देना ऊपर नीचे, आंसर कभी गलत नहीं होता उस चीज का, ठीक है, हमेशा सही आंसर जो है वो आएगा। ओके चलिए आगे बात करें बेटा। अच्छा पीछे रह गया, क्यों अर्गट और बाजरे तो बात करनी थी, अच्छा ये बाकी था हमारा। चलिए अब हम बात करें बेटा इसके अंदर किसकी, हमारे ट्रिक की जो हमारी ट्रिक है वो क्या है। तो हमारी ट्रिक क्या है बेटा, इसके अंदर हमने बात करी थी MMR, कौन सी है MMR, जिसको हमने क्या कहा था बेटा, M का मतलब क्या हो गया मेटालेक्सिल, M का मतलब मैनकोजेब, R का मतलब रेडोमिल और बीच में इक्वल टू लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैनकोजेब प्लस मेटालेक्सिल किसके बराबर है बेटा, रेडोमिल के बराबर होता है। कोई डाउट रहा इसके अंदर, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा अदर प्रैक्टिसेस के अंदर हमारे पास जो है वो कौन है, बायोलॉजिकल प्रैक्टिसेस। कौन सी है बेटा, बायोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, मतलब बायो कंट्रोल आप कैसे करोगे, ओके। और बायो कंट्रोल का मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का यूज करना किसी एक पैथोजन या इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो पहला हम क्या यूज करते हैं बेटा, ट्राइकोडर्मा विरिडी। क्या यूज करते हैं बेटा, ट्राइकोडर्मा विरिडी। ट्राइकोडर्मा को तो जानते हो ना, ठीक है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ट्राइकोडर्मा जो है ये क्या है, एक इंसेक्ट है या फिर फंजाई है, फंजाई है क्या, चलिए तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, ये कि हमारी क्या है, एक फंजाई है, ठीक है। इसकी खास बात क्या है कि इट इज यूज्ड टू कंट्रोल सॉइल एंड सीड बॉर्न फंगल डिजीजेस, ठीक है। ये किस टाइप की डिजीजेस को कंट्रोल करती है बेटा, सॉइल एंड सीड बॉर्न फंगल डिजीजेस को कंट्रोल करती है। किसका बेटा, ट्राइकोडर्मा का डोज, वो मैं बता रहा हूँ, दोनों चीजें हैं उसकी, दो चीजें इसके अंदर होगी बेटा, दोनों बात करेंगे, ठीक है। तो ट्राइकोडर्मा को हमने क्या कहा बेटा, फंजाई कहा, और ये फंजाई कैसी है बेटा, बायो कंट्रोल की फंजाई है। ये क्या करती है, हमारी सॉइल और सीड बॉर्न जो फंजाई है दूसरी जिससे डिजीज हो रही है उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है, समझ में आ गया इतना सा। नेक्स्ट बात क्या करेंगे बेटा कि इसका यूज कैसे किया जाएगा ठीक है। तो इसका यूज हम कर सकते हैं सॉइल ट्रीटमेंट के लिए, किसके लिए कर सकते हैं बेटा, या फिर वो मन नहीं करे तो हम और क्या कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। याद रखनी है इसके लिए कि सॉइल ट्रीटमेंट कब किया जाएगा बेटा, सोइंग से पहले, सोइंग के बाद। सीड ट्रीटमेंट, सॉइल ट्रीटमेंट हमेशा सोइंग से पहले किया जाता, बाद में नहीं होता। सीड ट्रीटमेंट कब करेंगे, सोइंग से पहले, सोइंग के बाद, सोइंग से पहले करेंगे, ठीक है। तो सॉइल ट्रीटमेंट जो है बेटा उसके लिए हमें डोज याद रखनी है इनके लिए, ठीक है। और डोज याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ हमें क्या याद रखना बेटा, 4 याद रखना है। क्या याद रखना है, 4, ठीक है, 1 2 का 4 वो वाला, ठीक है। तो सॉइल ट्रीटमेंट के लिए तो लेंगे 4 kg पर हेक्टेयर, कितना लेंगे, ठीक है। और सीड ट्रीटमेंट के लिए हम कितना लेंगे बेटा, 4 ग्राम पर kg सीड, कितना लेंगे, मतलब 1 हेक्टेयर एरिया में अगर आप सॉइल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो 4 किलो आपको यूज करनी है। और अगर आप 1 किलो सीड का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, सीड ट्रीटमेंट, तो आपको 4 ग्राम चाहिए बस, ठीक है, हो गया कंप्लीट। इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही इफेक्टिवली कंट्रोल करती है बहुत अच्छे से किसको, हमारी जो सीड और सॉइल बॉर्न डिजीज है उनको,
ओके चलिए लास्ट में बात करें बेटा हमारी जो डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज है उनकी, तो कौन कौन सी है। अभी हमने इंपॉर्टेंट वेराइटीज देखी थी, एक बार वापस समझ ले बेटा। हमारी जो इंपॉर्टेंट वेराइटीज है, एक तो कौन सी है, पूसा मोती। कौन सी है, ठीक है, पूसा मोती इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि जो मोती वैरायटी है, सिर्फ मोती वैरायटी, ये किसकी है बेटा, वीट की है। किसकी है, वीट की, ठीक है। सेकंड बात करें ICMH 88088, तो ICMH से स्टार्ट होने वाली सारी वैरायटीज किसकी है, हमारी बाजरा की। और लास्ट बात करें राज से स्टार्ट होने वाली हमारी एक वैरायटी है राज 171। कौन सी है, राज 171। ये क्या है बेटा, एक्सेप्शन है, जानते हैं आप। तो राज से स्टार्ट होने वाली सारी वैरायटीज जो है वो किसकी होती है, वीट की, लेकिन सिर्फ एक है राज 171 जो किसकी है बेटा, बाजरा की। एक हमारे पास है ICMV 155, ये भी वैरायटी किसकी है, बाजरा की है। और ये सारी वैरायटीज जो है ये कैसी है बेटा, रेजिस्टेंट वैरायटी है, किसके लिए, हमारे डाउनी मिल्ड्यू के लिए। ओके चलिए क्लियर है अब तो, कोई डाउट इसके अंदर, समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। चलिए अगली बात करेंगे हमारे नेक्स्ट डिजीज की, जो कौन सी है बेटा, एरगट ऑफ बाजरा। ठीक है, मतलब हम कौन सी डिजीज पढ़ रहे हैं, बाजरा की नेक्स्ट डिजीज। एक डिजीज हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अगली जो डिजीज है, ये डिजीज हमारे लिए इंपॉर्टेंस इसलिए रखती है क्योंकि ये बाजरा से ज्यादा कई बार हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है, हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, ठीक है। चलिए तो ये जो डिजीज है हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।